हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 14 दिसंबर को है। देखा जाए दोस्तों तो एक सप्ताह का समय और आपके पास बचा हुआ है दोस्तों। इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस सेट PYQ दोस्तों या दोस्तों आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। दोस्तों इस समय तैयारी का सबसे बेस्ट माध्यम यही है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट या दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको जो है कि सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन की 40 प्रश्नों का दोस्तों एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों इस टेस्ट में कितने प्रश्न आज की इस क्लास से आप सही करते हैं। दोस्तों यदि आप पेपर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, मीन्स पेपर सेकंड जो 6 to 8 का है, तो दोस्तों इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि इन 40 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न सभी हैं, ठीक है। इसलिए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और टेस्ट को दोस्तों जरूर दीजिए। तो दोस्तों हमारे चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कितने प्रश्न आप सही करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ही रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। दोस्तों हम आपको बता दें मॉक टेस्ट का क्या तरीका होगा। दोस्तों जब भी आप इस मॉक टेस्ट को दीजिए तो अपने साथ एक पेपर पेंसिल दोस्तों या एक पेपर पेन लेकर के जरूर बैठें। और दोस्तों अगर आपका पहला प्रश्न सही होता है तो उसको टिक कर लीजिए सही, अगर गलत होता है तो क्रॉस कर लीजिए। दोस्तों हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़ना, ऑप्शन को भी पढ़ना आपको है, लेकिन हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना है कि क्या होगा जब हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने फर्स्ट नंबर का प्रश्न ये रहा कि प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था। सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है कि तक्षशिला जो दोस्तों है ये किन दो नदियों के बीच स्थित था। प्राचीन नगर तक्षशिला, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम। सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच दोस्तों प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। दोस्तों आपको सही आंसर बताना इसका है तो हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपका दोस्तों तक्षशिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। विशाख दत्त थे, कौटिल्य थे, बाणभट्ट थे, कल्लड़ थे। दोस्तों आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों जल्दी से सोच लीजिए कि क्या हो सकता है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त दोस्तों मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न दोस्तों है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। देखते हैं दोस्तों कितने लोग इसका सही आंसर सोच पाते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में हुआ। दोस्तों देखते ही चलिए कि क्या ये सभी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये दोस्तों नहीं हो रहे हैं तो फिर भी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा कि गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का दोस्तों प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न दोस्तों है, आगरा में किसने इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। आगरा में किसने इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। यानी महमूद गजनवी के साथ दोस्तों भारत आने वाला प्रसिद्ध हिस्टोरियन कौन था। बदायूनी था, अलबरूनी, अफीक या इब्न बतूता। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी दोस्तों महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। अगला प्रश्न दोस्तों है कि खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था। खानवा के युद्ध में दोस्तों कौन पराजित हुआ था। राणा प्रताप, हेमू, राणा सांगा या अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राणा सांगा। राणा सांगा दोस्तों खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जहांगीर। भक्त तुकाराम दोस्तों जो है जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे, कॉन्टेम्पररी थे, ठीक है, उन्हीं के समकालीन थे। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका कथन और कारण का प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कथन और कारण वाले प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाएंगे इस बार। और 2024 के एग्जाम से लगातार 24 का दोस्तों जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पहले वाले एग्जाम में पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था और इस बार भी दोस्तों
पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, कथन को पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा जारी करना चाहता था। दोस्तों आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नीचे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ए स्टेटमेंट तो सही है, कथन तो सही है दोस्तों, लेकिन आपका जो रीजन है वो गलत है। ठीक है, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, आप लोग बताइए। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1756 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1576 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया? ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। अगला प्रश्न दोस्तों है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी की क्रांतिकारी चरण का समय था 1939 से 45 तक का, 1926 से 39 तक का, 1918 से 26 तक का, 1914 से 18 तक का। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा 1926 से 39 तक का। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे पहले प्रमुख संस्था कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे पहले प्रमुख संस्था कौन थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला प्रश्न दोस्तों है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक दोस्तों सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष दोस्तों बताना है। वीटी रणदेव, रस सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एन एम जोशी। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई थी? कलकत्ता में, मद्रास में, लखनऊ में, पटना में। जल्दी से दोस्तों सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा लखनऊ। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम दोस्तों आपका लखनऊ में आयोजित की गई। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है कि वर्ष 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? अवध की बेगम, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर सोचिए क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अवध की बेगम, अवध की बेगम। अगला प्रश्न दोस्तों है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? वर्ष 1919 में, वर्ष 1920 में, वर्ष 1921 में, वर्ष 1922 में। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो दोस्तों वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी असहयोग थी, उदारवाद थी, अनुकूलन प्रविघटन थी, अविधेयक थी। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा उदारवाद थी। देखिए दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट करा रहे हैं और इसका आंसर दोस्तों जरूर देते चलिए। नई प्रश्न दोस्तों आपको आ रहा है तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए। प्रश्न हमारा है कि केरल के कई भागों के समुद्र तटीय बालों में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिल्मेनाइट, टंगस्टन। दोस्तों कौन से पदार्थ पाए जाते हैं जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें इल्मेनाइट भी पाया जाता है, जिरकॉन भी पाया जाता है, सिल्मेनाइट भी पाया जाता है, टंगस्टन भी पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे। भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेघला में नहीं आता है? नई वाले प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़ना आपको है। भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेघला में नहीं आता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कच्छ या कर्नाटक पठार। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक पठार, जो दोस्तों है उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेघला में नहीं आता है। अगला प्रश्न दोस्तों एक दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती बिजली स्टेशन दोस्तों किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, चिनाब या कावेरी।
नदी। जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका चिनाब। दुलहस्ती बिजली स्टेशन दोस्तों आपका चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों है, यहाँ पे इसका आंसर आप बताएंगे कि भारत का प्रादेशिक जल फैला है कितने समुद्री मील फैला है दोस्तों। 5 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 15 समुद्री मील, 2 समुद्री मील। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 12 समुद्री मील, याद रखिएगा। निम्नलिखित अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास से बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में अव्यवस्थित है। लूनी, चंबल, सोन या ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ताप्ती। अगला प्रश्न दोस्तों है कि खादर मिट्टी पाई जाती है पिंड मांड पर्वतीय मैदान में, बाढ़ के मैदान में, निम्न पठार में या खड़ी ढलान में। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बाढ़ के मैदान में। खादर मिट्टी दोस्तों बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है। शरावती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शरावती। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक हैं। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों अभ्रक संसाधन सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है कि जहां पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी मिलते हैं, जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां व्यवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, सेवराय पहाड़ियां। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियां, जहां पे दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर बताना आपको है। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए सुविख्यात है। मांड्या कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में भी सुविख्यात है। दोनों स्टेटमेंट को दोस्तों आपको बताना है, दोनों सही है दोनों गलत है, ये एक सही है एक गलत है। इसका सही आंसर दोस्तों है न तो एक और न ही दो, यानी दोनों आपके स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, कोई भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। आगे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संविधान से पूछा गया प्रश्न है। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था। कुछ राज्यों में विधान परिषदों के सृजन से, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूलों के लोगों की द्वैध नागरिकता आरंभ करने से, निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को कोटा प्रदान करने से, केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कोटा प्रदान करने से। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को कोटा प्रदान करने में ये संविधान संशोधन इसी से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोक अदालतों के बारे में दोस्तों सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 4 स्टेटमेंट 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए दोस्तों, पहले को पढ़ते हैं। लोक अदालतों में अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों को निपटारा करने की है और उन मामलों को नहीं तो जो किसी न्यायालय में लंबित हो। ऐसा नहीं दोस्तों, लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकते हैं जो कि सिविल और न कि आपराधिक प्रकृति के। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, केवल सिविल या आपराधिक प्रकृति के हैं। सी वाला है कि प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत, केवल होगा नहीं दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पुनर्विलोकित किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की प्रक्रिया दी गई है। 2 स्टेटमेंट दिए गए, दोनों में से कौन सा सही है आपको आंसर बताने हैं। सही आंसर देखा जाए दोस्तों तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, केवल इसका दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर हम आप पे छोड़ रहे हैं, देखते हैं इसका कितने लोग सही आंसर बताते हैं। 124 का नंबर का जो क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका बताते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। रक्षा, जेल, मद्य निधि, बंदरगाह, सिंचाई। इसका सही आंसर दोस्तों आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जेल आपका हो गया और सिंचाई, ये आपका दोस्तों संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों आपको पता ही है कि सूची 4 होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची।
संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार, अवशिष्ट सूची में दोस्तों संघ, केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं, और सॉरी दोस्तों समवर्ती सूची में, और अवशिष्ट सूची दोस्तों ये टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जेल और सिंचाई ये संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को विभिन्न राज्यों में कब लागू किया गया। इसका सही आंसर दोस्तों आप बताएंगे कब लागू किया गया। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें 1959 में राजस्थान में दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, 1959 में। तो फर्स्ट का दोस्तों चौथा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी और सी में है। आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1960 में दोस्तों आपका असम ने लागू किया पंचायती राज व्यवस्था। तो इसके बाद थर्ड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों। पहले ए का 4 और बी का 3 हो जाएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, टाइम आपको बचाना है एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। दूसरा है कि आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, केवल आपका स्टेटमेंट ए सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है ऐसा नहीं है दोस्तों, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला मतलब ए सही हो जाएगा। ठीक है, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा पूछा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, और कारण दिया है कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो दोस्तों ए आपका गलत है, सॉरी जो कथन आपका गलत है, लेकिन आपका जो रीजन है, कारण ये सही है कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। ठीक है, ये प्रावधान है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। भारत में न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान के अधीन संघ एवं राज्यों के लिए एकल एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। तीसरा है, अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन में एक अलग अलग राज्यों का हल्का अंतर है। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसमें केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, और देखते हैं इसका सही आंसर आप क्या बताते हैं। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा कि सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसका क्षेत्र संकुचित होता है, यह अधिक व्यवहारिक है, इसका प्रमुख तत्व निर्देशात्मक उपयोगिता है, यह एक गंभीर विषय है जिसके गहन एवं गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक गंभीर विषय है जिसके गहन एवं गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि कक्ष में मीन्स क्लासरूम में जाने वाली प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो पुनर्बलन की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक व्याख्यान भाषण विधि का लाभ नहीं है। कौन सा व्याख्यान दोस्तों भाषण विधि का लाभ नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, यह विद्यार्थियों को सक्रिय बनाती है। यह नहीं है, यह विद्यार्थियों को सक्रिय बनाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपको लगभग दोस्तों 40+ प्रश्न कराएं, और इन 40+ प्रश्न में दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। ये दोस्तों हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और डेली ऑन बेसिस दोस्तों मॉक टेस्ट जरूर दीजिए।